नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वसूली गैंग पर कसा सीबीआई का शिकंजा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। एनआईए की पूछताछ में रियाज काजी ने खोले मनसुख मर्डर के सारे राज। एनआईए सूत्रों का दावा, बनेगा सरकारी गवाह, वसूली गैंग के बताएगा गुनाह। दिल्ली में ऑक्सीजन की बदइंतजामी से मरते लोग, केंद्र से मिली मदद, पर डर्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में केजरीवाल ने फैलाई अराजकता। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली में जनाधार देखकर बौखलाई ममता। टीएमसी के गुंडों ने जगह जगह की हिंसा। कोलकाता में बीजेपी उम्मीदवार घायल। कोरोना संकट में बाइडेन का भारत को धोखा। वैक्सीन और दवाओं के लिए रॉ मटेरियल देने से किया इनकार। अमेरिका में फैसले का जमकर विरोध। पहली खबर में बात करेंगे वसूली गैंग की। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही सीबीआई ने 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की और वसूली गैंग के खिलाफ कई ठोस सबूत इकट्ठा किए। यानी कि अब अनिल देशमुख पर सख्ती बढ़ चुकी है और उनका जेल जाना तय है। डॉक्टर साहब, देशमुख का जेल जाना अब एक फॉर्मेलिटी रह गया है। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, उससे लग रहा है कि काफी सारे लोग नपने वाले हैं। देखिए, जो आज सीबीआई ने कार्रवाई की है, ये बाकायदा एक लॉजिकल एंड पे इस केस को ले जाया गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने 15 दिन का वक्त दिया था कि सीबीआई एक प्रिलिमिनरी जांच करे और उसके बाद ये तय कर दे कि जो आरोप परमवीर सिंह के द्वारा या वाजे के द्वारा लगाया गया गृह मंत्री के ऊपर, वो उसमें कितनी सच्चाई है और उसके आगे की कार्रवाई की जाए। अब सीबीआई का कहना है कि उनके पास वो सारे साक्ष्य, वो सारे सबूत और इतने सारे सबूत मिल गए हैं कि अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। ये फैसला सीबीआई के डायरेक्टर ने लिया और एफआईआर दर्ज होते ही इनके घर पे छापेमारी शुरू हो गई। नागपुर और मुंबई में करीब 12 स्थानों पे छापेमारी हो रही है और सबसे बड़ी बात जो सीबीआई के तरफ से ये बयान दिया गया कि जो साक्ष्य और सबूत दिए गए हैं, वो सबूत कोई और नहीं बल्कि जिन लोगों से पूछताछ हुई उन लोगों ने ही वो दस्तावेज, वो साक्ष्य और सबूत सीबीआई को सौंपे हैं। अब बातचीत किससे हुई थी? तो परमवीर सिंह से हुई थी, वाजे से हुई थी और अनिल देशमुख के 2 पर्सनल असिस्टेंट पीए से बातचीत हुई थी। अब बताया ये जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान, छापेमारी के दौरान अनिल देशमुख के घर से कई सारी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिले हैं, कई सारी ऐसी जानकारियां मिली हैं जिससे न सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि इस अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नाम फंसने वाले हैं। जी, अगली खबर वाजे की साजिशों के खुलासे से जुड़ी है। एनआईए ने वाजे की करतूतों के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी है। एनआईए ने कल वाजे के एक और करीबी सुनील माने को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार रियाज काजी को एनआईए सरकारी गवाह बना सकती है, क्योंकि रियाज काजी ने सारे राज उगल दिए हैं। उसने बताया कि 2 और 3 मार्च को एंटीलिया केस की साजिश के लिए सभी की एक साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें वाजे ने मनसुख हीरेन को सारे इल्जाम अपने ऊपर लेने की बात कही थी, लेकिन हीरेन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद वाजे ने उसके मर्डर की प्लानिंग की। सुनील माने ने हीरेन को तावड़े बनकर गुजरात के नंबर से फोन किया और 4 मार्च को हीरेन की हत्या करवा दी। डॉक्टर साहब, अब काजी का बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, काजी एक आरोपी भी है और जैसे कि खबर आ रही है कि वो सरकारी गवाह बनने जा रहा है। दरअसल ये जो पूरी कहानी है, जो मनसुख हीरेन की हत्या का मसला है और मुकेश अंबानी के घर के बाहर वो जो विस्फोटक रखे गए थे, इसकी प्लानिंग कहाँ हुई, किसके कहने पे हुई, ये हीरेन की हत्या क्यों की गई, ये एक गुत्थी है जिसे सॉल्व करने में लगी हुई है एनआईए। अब सचिन वाजे तो रंगे हाथ पकड़ा गया, उसके वीडियोज, उसके साक्ष्य, उसके सबूत सारे मिल गए, लेकिन कई सारे लूप होल्स थे, सारे कनेक्टिंग डॉट्स को जोड़ना भी था। तो अच्छी खबर ये है
कि जो सचिन वाजे का दाहिना हाथ रियाजुद्दीन काजी था वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया और उसकी गवाही पे ही सुनील माने को गिरफ्तार किया गया। सुनील माने वो शख्स है जिसने न सिर्फ फ़ोन किया, आपने सही बताया, बल्कि वो इस तमाम प्लानिंग में, मतलब ये कि 2 दिन के बाद मुकेश अंबानी के घर पे विस्फोटक रखना है, विस्फोटक कहाँ से आना है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, किस तरह से इस साजिश को अंजाम दिया जाएगा, इसकी जानकारी उस घटना से पहले से ही सुनील माने को थी। दूसरी और सबसे अहम जानकारी जो काजी ने माने के बारे में दी है कि जिस दिन, मतलब 4 तारीख को जिस दिन हत्या की गई, उस दिन वो भी उस दौरान मौजूद था और 3 तारीख की मीटिंग में ही इस बात को तय कर दिया गया था कि कल मनसुख हिरेन को बुलाया जाएगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी। मतलब ये कि जो तमाम साजिश हुई है उसमें सुनील माने भी एक अहम कड़ी है। तो अब देखिए कि कितनी जल्दी अब इसमें चार्जशीट दायर होती है। जी डॉक्टर साहब, अब बात केजरीवाल की डर्टी पॉलिटिक्स की। देश में कोरोना सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,46,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 2600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन कोरोना को लेकर केजरीवाल गैंग का खौफनाक ड्रामा जारी है। जगह जगह हर मंच पर केजरीवाल ऑक्सीजन का रोना रोते हैं। अभी इन्होंने 2 दिन पहले ही बताया था केंद्र सरकार से उन्हें ऑक्सीजन मुहैया होने लगा है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। हाल ही में जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन ना मिलने से 25 मरीजों की मौत हो गई। कई अस्पतालों में मरीज बेहाल हैं। तो अब केजरीवाल खुद बताएं कि जब केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है तो उनका जो पूरा गैंग है वो ऑक्सीजन कहां लेकर उड़ रहा है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल को नेशनल लेवल पर कोई ड्रामा किंग का अवार्ड क्यों नहीं दे दिया जाता है? देखिए, केजरीवाल की स्थिति ऐसी है कि वो खुद को सबसे दुनिया का बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर साबित करना चाहते हैं, सबसे लोकप्रिय नेता खुद को समझते हैं, लेकिन उनकी जो कारिंदगी है, जो उनकी करतूत है, वो एक बहुत ही घटिया किस्म के राजनेता की है। दरअसल सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे अफवाह भरी कहानी आपको मिलेगी कि जिसमें कहते कि मेरी नानी मर गई, हमारे पिताजी मर गए, और ये बाकायदा एक ही तरह का मैसेज ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये सब आम आदमी पार्टी के वो जो पेड ट्रोल्स हैं वो कर रहे हैं। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि अभी 4 दिन पहले, मैंने 1 सप्ताह पहले अगर आप देखें, बयान है केजरीवाल का कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें खबर मिल रही है कि बहुत सारे राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे पास पूरी व्यवस्था है, ऑक्सीजन की ज़रा सा भी कमी नहीं है। हमने पहले ही अपनी पूरी डींगे हाँक लिया और स्थिति बिगड़ी तो अब वो रोना रो रहा है कि केंद्र से नहीं मिल रहा। अच्छा, मुहैया करा भी दिया जा रहा है, फिर भी इसके नेता जो है उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो आपको और देश के सारे लोगों को समझना चाहिए कि माने पिछले साल दिसंबर में ही केंद्र सरकार के द्वारा 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिल्ली सरकार को अनुमति दे दी गई थी। सिर्फ और सिर्फ ये ऐड बनाता रहा और 8 में से सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्लांट लगा सका, वो भी ठीक से वो काम नहीं कर रहा है। तो ये इसकी करतूत है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये राजनीति है और गंदी राजनीति है। जी डॉक्टर साहब, अब खबर बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में 26 अप्रैल को 34 सीटों पर मतदान होगा। नियम के मुताबिक चुनाव प्रचार आज खत्म होना चाहिए था, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की वजह से 1 दिन पहले ही चुनाव प्रचार खत्म कर दिया गया। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक वर्चुअल रैली की, जिसमें पीएम मोदी को जनता का काफी अच्छा सहयोग मिला, जिस जनाधार की वजह से ममता और उनकी गैंग बुरी तरह से बौखला उठी। इसके बाद ममता की गैंग ने जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसमें काशीपुर बेलगछिया के एक बीजेपी उम्मीदवार भी घायल हो गए। डॉक्टर साहब, बंगाल का दंगल अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 2 मई को दीदी का क्या भविष्य है? देखिए, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ममता बनर्जी का वही हाल हो गया है कि ये रैलियों को बंद किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वर्चुअल रैली करेंगे, लेकिन बीजेपी तो एक इलेक्शन मशीन है। उनको वर्चुअल रैली करने में जिस तरह का उनका डिजिटल प्रेजेंस है, उसमें तो कोई पार्टी उससे टक्कर ले ही नहीं सकती। अब ममता बनर्जी ने भी देखी, उन्होंने भी कह दिया कि भाई हम भी रैली नहीं करेंगे। अब मालूम चल रहा है कि
मोदी की जो वर्चुअल रैली हो रही है वो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लोग भी आ रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। अब ऐसे में तृणमूल कांग्रेस वही कर रही है जो वो करने में एक्सपर्ट है, मारपीट, बॉम्ब, गोली कट्टा, यही काम इनका रह गया है। तो ये एक ट्रेंड इस पूरे चुनाव में देखने को मिला है कि चूंकि सेंट्रल फोर्सेस जो है इतने ज़्यादा भर दिए गए हैं कि पोलिंग के दिन तो ये लोग उत्पात नहीं मचा सकते, लेकिन डराने धमकाने की जो राजनीति है वो तब वो शुरू कर देते हैं जब पोलिंग के 1-2 दिन पहले ही लोगों को डराने धमकाने की कार्रवाई ये लोग करते हैं कि ताकि सेंट्रल फोर्स जब आ जाती है तब फिर ये दुबक जाते हैं, अदरवाइज़ ये अपने काम में लगे हुए होते हैं। जो 7वां जो चरण है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अब तक जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अब तक तो बेहतर नज़र आ रहा है। जी, आखिरी खबर में बात करेंगे अमेरिका की सेल्फिश पॉलिटिक्स की। कोरोना के मामले में इस वक्त भारत की स्थिति दुनिया में सबसे खराब है। ऐसे में वैक्सीन उत्पादक कंपनियों को कच्चे माल की कमी की वजह से दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इस मुश्किल वक्त में जब भारत ने अमेरिका का रुख किया तो उसने भी मदद करने से इनकार कर दिया। इस कोरोना काल में चीन जैसे देश भी भारत की मदद के लिए आगे आए हैं, क्योंकि भारत ने भी उनके यहाँ स्थिति बिगड़ने पर पूरी मदद की थी। ऐसे में बाइडेन सरकार अपनी अंदरूनी राजनीति में फंसी हुई है, जिसके चलते अमेरिका ने भारत को किसी भी तरह की दवा के रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया है, जिसका अब जगह जगह विरोध हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये दौर अभी ऐसा चल रहा है जहां लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन बाइडेन सरकार सेल्फिश पॉलिटिक्स कर रही है। देखिए, सेल्फिश पॉलिटिक्स नहीं कह सकते इसको, ये सेल्फ इंटरेस्ट है। कोई नहीं जानता कि आगे आने वाले दिनों में कोरोना का क्या रूप होगा, किस तरीके से ये फिर से थर्ड फेज आएगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और इसलिए वहाँ की सरकार बहुत सारी चीज़ों को बहुत संभल के कह रही है। जो अमेरिका की सरकार की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो जिम्मेदारी है वो सबसे पहले अमेरिका के सिटीजन्स की जान बचाने की जिम्मेदारी हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन सवाल ये है कि पूरी दुनिया में जब एक कोऑपरेशन चल रहा है कि आप एक दूसरे देशों के साथ मिल करके इस महामारी के लिए लड़ें, वैसे में ये जो बाइडेन सरकार की तरफ से जो पोजीशन लिया गया है ये उन लोगों के चेहरे पे तमाचा है जो पिछले चुनाव में जो इंडियंस जो अमेरिका में रहते हैं, जो हिंदुस्तान में भी रहने वाले लोग जो कह रहे थे भाई कमला हैरिस जीत जाएगी तो बाइडेन सरकार आ जाएगी तो हिंदुस्तान से बड़े अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कैंपेन भी कर रहे थे और वहाँ पे जनरली जो इंडियन कम्युनिटी मेजॉरिटी में उन लोगों ने बाइडेन सरकार को वोट दिए थे। तो जो लोग इस तरीके की राजनीति में लिप्त थे, जो नाच रहे थे कि बाइडेन जीत गए, तब उनसे ये जवाब पूछना चाहिए कि भाई इससे बेहतर तो हिंदुस्तान के लिए ट्रंप ही था। कम से कम इस तरह की त्रासदी के समय वो पीठ में छुरा तो नहीं भोगता। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो अमेरिका में विरोध करने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जिनके मुंह के ऊपर कालिख पुत गई है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स भी हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।